नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का जे सर एकेडमी के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कक्षा 6 पाठ्यपुस्तक है हमारे अतीत भाग 1, जिसका आज चैप्टर नंबर 5 है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आप हमारे चैनल के लिए नए हो तो हमारे चैनल जे सर एकेडमी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, अवंती साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, हस्तिनापुर या राजगिरी। तो सही उत्तर आएगा अवंती साम्राज्य की राजधानी वो उज्जैन थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, किस राज्य को दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कहा जाता है? ऑप्शन है कौशल, गांधार, मगध या वैशाली। सही उत्तर आएगा दुनिया का सबसे पहला गणराज्य वैशाली को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, कम्मकार एक शब्द था जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन है भूमिहीन खेतर मजदूर के लिए, शूद्र के लिए, दास के लिए या अछूत के लिए। सही उत्तर होगा कम्मकार शब्द, जो कि एक भूमिहीन खेतिहर मजदूर के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, कौशाम्बी जनपद के किलेबंदी की तस्वीर कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र बिहार से, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी महरौली दिल्ली से, ऑप्शन डी सारनाथ उत्तर प्रदेश से। सही उत्तर होगा कौशाम्बी जनपद की जो किलेबंदी का तस्वीर है वो इलाहाबाद के यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आया हुआ वहाँ से मिली है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मगध का शासक नहीं था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी राजराजा चोल, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मगध का शासक नहीं था, तो महापद्मनंद तो थे, राजराजा चोल नहीं थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे। तो राजराजा चोल नहीं था, इसलिए आएगा ऑप्शन बी राजराजा चोल। प्रश्न नंबर 6, प्राचीन भारत में पाए जाने वाले जनपदों में से कौन सा एक जनपद नहीं है? ऑप्शन है कौशल, वैशाली, मगध या हस्तिनापुर। सही उत्तर होगा जो इन चारों में से हस्तिनापुर है वो उनका प्राचीन भारत के पाए जाने वाले जनपदों में उनका जिक्र नहीं था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, लगभग 3000 साल पहले शासक कैसे बनते थे? यानी राजा किस प्रकार से बनते थे? ऑप्शन ए है मतदान द्वारा, ऑप्शन बी अश्वमेघ यज्ञ संचालन करके, ऑप्शन सी वंशानुगत द्वारा या ऑप्शन डी समझौता द्वारा। तो सही उत्तर होगा कि 3000 साल पहले जो लोग थे अश्वमेघ का यज्ञ का संचालन करते थे। उस टाइम से वो अपने आप को एक उस क्षेत्र के राजा के रूप में, शासक के रूप में बनते थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, समाज का कौन सा वर्ण किसानों और पशुपालकों का है? तो हम सब जानते हैं कि जो पुराने समय पे उत्तर वैदिक काल के समय पे जो पुरोहितों ने वर्गों के अंदर बांट रखा था, है ना, तो उस वर्ण व्यवस्था के अंदर किसानों और पशुपालकों की बात की जाए तो उनको वैश्य समुदाय के अंदर, है ना, ऑप्शन बी वैश्य समुदाय के अंदर वर्ण के अंदर उनको रखा गया था। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना
बाद के वैदिक काल में नहीं हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद, कि जिनके बाद के वैदिक काल में उनकी रचना नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, उस अनुष्ठान की पहचान करें जिसका पालन अश्वमेध यज्ञ के दौरान नहीं किया गया था। तो देखते हैं, पहला दिया गया है राजा पर पवित्र जल छिड़का गया। दूसरा, शूद्र राजाओं के लिए उपहार लाए। तीसरा, राजा के रिश्तेदारों ने मामूली रस्में निभाई। या चौथा, सारथी ने राजा की महिमा के किस्से सुनाए। तो सही उत्तर होगा कि अनुष्ठान के समय जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तब शूद्र राजाओं के लिए उपहार नहीं लाते थे। तो यहाँ पर तो शूद्र का जिक्र किया गया है, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, वैदिक कालीन वर्ण विभाजन के आधार पर ब्राह्मणों का स्थान और कार्य क्या था। तो हम सब जानते हैं कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों के अंदर विभाजित किया था, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। और उन्हीं वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो अलग अलग 4 विभाजन के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण थे उन्होंने बांट रखे थे। तो उसी वर्ण के आधार पर उनका जो कार्य हुआ करता था। तो यहाँ पर जो पूछा गया है हमें ब्राह्मणों के बारे में कि उनका स्थान और कार्य क्या था। पहला दिया गया है चौथा स्थान था और उनका काम था सेवा करना। दूसरा, यहाँ पर प्रथम काम था और यज्ञ करना। तीसरा ऑप्शन, उनका दूसरा स्थान था और रक्षा करना। या फिर चौथा ऑप्शन, तीसरा स्थान था उनका व्यापार करना। तो हम सब जानते ब्राह्मण का काम था यज्ञ करना और उनका स्थान था प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, वैदिक कालीन वर्ण विभाजन के आधार पर क्षत्रिय, यहाँ पर क्षत्रिय का स्थान और कार्य क्या था। तो हम सब जानते कि क्षत्रियों का स्थान था वो दूसरा, यानी कि यहाँ पर दूसरा था और उनका काम था रक्षा करना। तो याद रखना है, पहला है वो ब्राह्मण का आता था, दूसरा था वो क्षत्रिय का, तीसरा आता था वैश्य और चौथा था शूद्रों का। तो ये याद रखनी है वैदिक कालीन वर्ण विभाजन और उनके आधार पर उनका काम बंटवारा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्र के समान माना गया था। बिल्कुल सही। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। बिल्कुल सही है, दोनों कथन दिए गए बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखते हैं, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, पहला और दूसरा दोनों सही है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानिए। पहला कथन है ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। बिल्कुल सही, सभी ने उनका पालन नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था।
दूसरा ऑप्शन, महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। तो हम सब जानते हैं कि उत्तरी क्षेत्रों में उनका तो सीमित नहीं था प्रभाव, पूर्वी क्षेत्रों में उनका सीमित था। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, पहला और दूसरा दोनों सही, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा केवल पहला सही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर सातवाहन वंश। तो गणों या संघों पर जो विजय प्राप्त करने वाले शासक थे वो थे गुप्त वंश के शासक, जिसमें समुद्रगुप्त उनका जो शुरुआत है समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। सेकंड, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था, और वेतन का संपूर्ण भुगतान, यहाँ पर संपूर्ण बताया गया भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। तो पहला तो कथन सही है, लेकिन दूसरा है वो कथन गलत है, क्योंकि संपूर्ण जो वेतन था वो आहत सिक्कों के रूप में नहीं होता था। तो केवल ऑप्शन देख लेते, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, पहला और दूसरा दोनों सही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्पादन का यानी कि उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो यहाँ पर तो हिस्सा जो तय किया गया वो 1/3 नहीं था, वो था 1/6। उतना है कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। बी दिया गया है, कारीगरों को श्रम के रूप में कर भुगतान करना होता था। जी बिल्कुल सही है, ये सही है कि कारीगर जो भी हो ना, उनको अपने श्रम के रूप में, यानी कि चाहे बुनकर हो, लोहार हो या सुनार हो, तो राजा के लिए उनको महीने में एक बार यानी कि एक दिन उनको काम करना पड़ता था। तो ये दूसरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देख लेते, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न है, महाजनपदों की कर व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जी बिल्कुल सही है। सेकंड, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जी बिल्कुल सही है। तीसरा, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। जी नहीं, ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। आखेटक तथा संग्राहक थे, उनको भी जो भी कुछ चीज वस्तु जंगल से प्राप्त होती थी उनको भी कर के रूप में राजा को देनी पड़ती थी। तो तीसरा कथन यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल पहला सही, केवल दूसरा, सॉरी यहाँ पर गलत पहचानना है। तो पहला गलत नहीं है, दूसरा भी गलत नहीं, लेकिन तीसरा गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, महाजनपद युग में
कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देख लेते हैं कि हल के फाल अब लोहे से बनने लगे थे। जी बिल्कुल सही है, ये काफ़ी उसमें परिवर्तन आया था। दूसरा, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने की बजाय धान के पौधों को रोपण करके शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल सही है। तो ये दो प्रकार के जो परिवर्तन थे वो महाजनपद के अंदर कृषि में परिवर्तन दिखाई दिए थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, राजगीर, सेकंड है पाटलिपुत्र, तीसरा श्रावस्ती, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मगध के बारे में देखा जाए तो बहुत ही एक शक्तिशाली नगर के रूप में रहा है, महाजनपद के रूप में रहा है, और उनके उस टाइम पे काफ़ी अलग अलग समय पे शासक हुआ करते थे। तो बताया जा रहा है कि जब यानी कि राजगिरी काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी सालों तक वहाँ पे राजधानी बनी रही है। तो राजगीर है यहाँ पर तो उनकी राजधानी हुआ करती थी। उसको बाद में पाटलिपुत्र बनाया गया, जैसे आज हम उसे पटना कहते हैं, तो ये भी राजधानी रहा था। लेकिन श्रावस्ती का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, तो ये कभी मगध की राजधानी नहीं रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान जब भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वो चाहता था कि सन 2300 के अंदर, है ना, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था, वो विश्व विजय करना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। जैसे ही वो मिस्र से होते हुए पश्चिमी एशिया की तरफ आया, लेकिन भारत के भी कुछ राज्यों को जीता, लेकिन जब मगध के पास पहुंचता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ऑप्शन दिए है कि पहला है सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी, बिल्कुल सही। केवल पहला सही या फिर उपरोक्त दोनों सही है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसे कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था? तो वज्रसंघ का जो वर्णन है काफ़ी दीघ निकाय के अंदर मिलता है, जो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ के अंदर उनके बारे में जानकारी दी गई है। उसमें भगवान बुद्ध के व्याख्यान मिलते हैं। तो ये करीब ही 2300 साल वर्ष पूर्व है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 2300 वर्ष पूर्व दीघ निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है। प्रश्न नंबर 24, अजातशत्रु वज्रसंघ पर आक्रमण करना चाहता था, उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो उस मंत्री का नाम पहचानना है। उसका नाम था सुनील, चटक, वस्कार या जीवक। तो सही उत्तर होगा जो मंत्री का नाम था ऑप्शन सी वस्कार। प्रश्न नंबर 25, एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है पहचानिए। तो कथन है कि लगभग 2500 साल पहले वहाँ के लोग ने एक साथ व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, बिल्कुल सही। एथेंस में एक सभा थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, बिल्कुल सही है।
या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर आज के जो अध्याय राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। और हमारे इस वीडियो के अंदर आप नए हो तो जे सर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। धन्यवाद।